तो आइए हमने एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं आज एक नया चैप्टर जो कि हमारा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। देखिए सेल साइकिल सेल डिवीज़न में हम हर एक लाइन को एनसीईआरटी की इंटरप्रेटेट करने वाले हैं और हर एक लाइन क्या कहना चाहती है सारी की सारी लाइनों का मतलब जानेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन आनी चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये चैप्टर हमसे क्या डील करना चाहता है, ये हमें क्या बताना चाहता है। तो एनसीईआरटी की पहली लाइन शुरू करते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट फ्रॉम दियर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर हम एक लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, अपने आसपास किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, बड़े ऑर्गेनिजम्स या छोटे ऑर्गेनिजम्स को भी देखते हैं, तो वो क्या होता है कि वो लार्जर एनिमल जो है या कोई और ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स यानी कि एक प्लांट की भी बात करते हैं तो वो भी सिंगल सेल से अपनी लाइफ शुरू करने वाला है। तो यही बात हो रही है कि अगर हम किसी एनिमल को देखते हैं तो वो सिंगल सेल से शुरू होता है और इसकी प्रोसेस क्या है हम उसके बारे में डील करेंगे। यू मे वंडर द हाउ ए सिंगल सेल देन गोज फ्रॉम सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। ये हम देख के कितने आश्चर्यचकित होते हैं ना कि अगर हम एक सिंगल सेल, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे एक सिंगल सेल से इन्वॉल्व हो सकता है, आखिर ये प्रोसेस क्या है कि एक सिंगल सेल भला इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको देखने के बाद हम बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये प्रोसेस हो रही है। एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। देखिए सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये कंटिन्यू रहती है सेल्स में। और कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है कि इसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल ही है। कि कोई ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस कर रहा है उसकी यूनिट क्या है, सेल है। तो सेल ही उसकी बेसिक यूनिट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स। एंड इंडीड द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और देखिए ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग into two with each parental cell give rise to daughter cells। देखिए बात कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी जब कोई भी एक सेल होती है वो दो सेल में डिवाइड होती है। और हम बात करते हैं कि कोई एक पेरेंटल सेल है, मान लीजिए कोई नॉर्मली एक सेल है, तो वो सेल क्या है कि एक नॉर्मली सेल है और वो डिवाइड होगी दो सेल में। तो यहाँ पे इसको हम पेरेंटल सेल बोल रहे हैं और इसको हम डॉटर सेल बोल रहे हैं, यानी इससे जो बनने वाली सेल है ये डिवाइड होके ये यहाँ पे कि यहाँ पे। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी पेरेंटल सेल और जो बनी हुई हैं वो हमारी डॉटर सेल्स हो गई हैं। एंड ईच टाइम दे डिवाइड, और ये प्रत्येक समय मतलब जब डिवाइड होती है तो यही चीज़ें हम बोलते हैं। एंड दे न्यूली फॉर्म द डॉटर सेल्स कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। जो हमारे पास जो नई सेल बनी है, डॉटर सेल जो नई नई बनी है, वो क्या है हमारी, वो एक और सेल में डिवाइड होंगी और एक नया नई सेल फॉर्म करेंगी। और जबकि ये जो डॉटर सेल हैं ये डिवाइड होते 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 धीरे धीरे एक क्या बना लेंगी, एक सेल्स की पॉपुलेशन बना लेंगी और उसके बाद ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर लेंगी। इसकी भी बात आगे करेगा। दैट फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीज़न ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल। और ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये हमारे जो सेल्स की पॉपुलेशन हमारे पास आई है ये कैसे शुरू हुआ है कि ये हमारे पेरेंटल के मतलब जो सिंगल सेल जो जिससे हम शुरू हुए हैं उसी से पूरी लाइफ शुरू हो रही है, उसी से पूरा प्रोसीजर हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। इट इज़ प्रोजेनी एंड, और ये जो प्रोजेनी बन रही है मतलब ये सारी चीज़ें एक पेरेंटल सेल से आ रही हैं, इट्स प्रोजेनी। और बात करते हैं इट्स अदर वर्ड सच साइकिल ग्रोथ। देखिए अगर हम एक अलग दिशा में बात करते हैं इस प्रोसेस के लिए तो यहाँ पे कह रहा है साइकिल ऑफ ग्रोथ। देखिए ग्रोथ की जो साइकिल है एंड सेल डिवीज़न अलाउड टू सिंगल सेल। और यहाँ पे बोल रहा है कि सेल डिवीज़न जो है वो सिंगल सेल से हो रहा है। फॉर्म है स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि सिंगल सेल से क्या कर रहा है कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहा है कंस्टिट्यूट ऑफ द मिलियंस ऑफ सेल्स, जो कि मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना है। जैसे हम बात कर लेते हैं एक ह्यूमन की। ह्यूमन क्या है हमारा, ह्यूमन हो गया या डॉग हो गया, ये स्टार्ट तो हुए सिंगल सेल से बट ये क्या है मिलियंस ऑफ सेल्स के कंपोजिशन है, जो कि आज एक पूरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में परफॉर्म कर रहे हैं। एक ऑर्गेनिजम्स पूरा शो कर रहे हैं हमारी लाइफ में, देख रहे हैं हम ऑर्गेनिजम्स के रूप में, जो कि एक सिंगल सेल से इनकी लाइफ शुरू हुई थी। देखिए सेल साइकिल्स के बारे में क्या कह रही है एनसीईआरटी, इस हेडिंग को देखते हैं। सेल डिवीज़न
वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सेल डिवीज़न है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बात कर रहे हैं। देखिए किसी ऑर्गेनिजम्स में इम्पॉर्टेंट तो होगा ही जनरली। अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, अगर वो सेल डिवाइड नहीं करता है उनकी, तो ग्रोथ ही नहीं होगी, नया ऑर्गेनिजम्स बनेगा कैसे? वो सिंगल का सिंगल सेल ही रह जाएगा। अगर मान लीजिए वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है वो मतलब कि इम्पॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब ही यही है कि सेल डिवीज़न नहीं होगा तो एक कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनने वाला है हमारी लाइफ में। एंड ड्यूरिंग दिस सेल डिवीज़न ऑफ ए सेल डीएनए रिप्लिकेशन सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। अगर हम बात करते हैं सेल डिवीज़न की, तो सेल डिवीज़न के टाइम पे क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन और सेल की ग्रोथ भी होती रहती है। क्या होता है कि सेल हमारा कंटिन्यू ग्रो होता जाता रहता है। पहले मान लीजिए इतना छोटा है, फिर इतना बड़ा, इतना बड़ा, तो इसे नीड होगी कि ये अपने जो इसका रेशियो है, जो इसका नॉर्मल साइज़ है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है, इतना बड़ा तो सेल नहीं होता है, बट हम अभी अज्यूम कर रहे हैं। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये 10 सेंटीमीटर के करीब आ गया, तो इतने बड़े हो गए, तो ये अपना नॉर्मल जो इसकी आइडियल साइज़ है उस पर आने के लिए क्या होगा, डिवाइड हो गया। मतलब ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये अपने शेप को मेंटेन भी कर रहा है इस हिसाब से। अगर डिवाइड कर रहा है तो मतलब ये भी एक चीज़ हो गई। ये आप आगे की हेडिंग्स पे पढ़ेंगे जैसे कि एंड ऑल दिस प्रोसेस सेल डिवीज़न डीएनए रिप्लिकेशन सेल ग्रोथ। देखिए यहाँ पे एक सेल डिवाइड होती है तो उसमें 3 स्टेप मेन होते हैं। सेल की ग्रोथ जो होती है, और सेल का डिवीज़न जो होता है, और उसमें जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं। ये 3 स्टेप हैं। अगर हम देखें एक सेल के पूरे प्रोसीजर को जब वो डिवाइड करती है, हेंस देखिए हेंस हैव टेक प्लेस कोऑर्डिनेटेड वे इंश्योर द करेक्ट सेल डिवीज़न। तो बात ये करता है कि यहाँ पे ये प्रोसेस पूरी कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही है, ये कह रहा है, और ये इंश्योर करता है। देखिए अगर ये 3 प्रोसेस में हो रही है तो इससे ये चीज़ इंश्योर हो जाती हैं कि सेल डिवीज़न करेक्ट हुआ है। करेक्ट होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर एक सेल डिवाइड हो गई, उसमें प्रॉपर डीएनए रिप्लिकेट ही नहीं हुआ, डीएनए रिप्लिकेट हो गया मान लीजिए, लेकिन उसका क्या है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड ही नहीं हुआ। मतलब 2 न्यूक्लियस में नहीं, एक सेल में साइटोप्लाज्म चला गया, एक में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म चला गया, तो एक सेल जो है वो व्यर्थ हो गई जिसमें न्यूक्लियस नहीं गया। तो इसी के लिए बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में, मतलब ये जितनी प्रोसेस हैं ये क्या है कि एक चेक पॉइंट है। ये जो प्रोसेस हैं ये कोऑर्डिनेटेड बैनर में होती हैं, और करेक्टली डिवीज़न का मतलब ही यही है कि वो एक पूरी प्रोसेस फॉलो करके डिवाइड होती हैं, तो जाके वो प्रॉपर डिवीज़न होता है सेल का। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। अगर हम बात करते हैं कि जो प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है सेल्स का, वो क्या कंटेन करता है, वो पूरा का पूरा एक जीनोम कंटेन करता है। जीनोम का यहाँ मतलब ये है कि क्रोमोसोम जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, तब जाके किसी एक सेल का डिवीज़न होता है, और उसकी जो प्रोजनी, देखिए यहाँ पे मेनली कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोजनी। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोजनी यानी जो नई सेल बन रही है वो क्या करेगी, वो अपना भी एक जेनेटिक मटेरियल कंटेन करेगी। जैसे पुरानी सेल में एक जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए था, तो जो नई सेल डिवाइड होगी, यहाँ पे 2 टुकड़े हो गए सेल के, तो यहाँ भी डीएनए होने वाला है, यहाँ भी डीएनए की एक कॉपी होने वाली, ये बात कर रहे हैं। दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। यहाँ पे कह रहा है कि जो ये डिवीज़न का सीक्वेंस है, इसमें क्या होने वाला है, सेल अपने आपको तो डिवाइड ही करेगा, बट इसके जो जीनोम है उसको भी डिवाइड करेगा, और इसकी सिंथेसिस होगी। मेनली यहाँ पे बात कर रहा है कि जीनोम की सिंथेसिस होने वाली है, ये कह रहा है। द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो बात कर रहा है कि अदर कंस्टिट्यूएंट, यानी कि सेल में क्या होता है कि सेल प्रॉपरली काफ़ी चीज़ों में डिवाइड होता है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें सेंट्रियोल होते हैं, उसमें कुछ सेल की प्रॉपर प्रक्रिया करने के लिए उसमें सेल बॉडीज़ भी होते हैं, इनकल्सन बॉडीज़ होते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं। तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये भी डिवीज़न के लिए प्रॉपर मतलब रेडी हो जाएंगी। बात कर रहा है इवेंचुअली, मतलब ये भी डिवाइड होंगी। ये देखिए, ये डिवाइड इनटू 2 सेल्स। तो जो सेल्स कंस्टिट्यूएंट हैं, देखिए सेल्स के साथ जो मतलब कंपोनेंट लगे हुए हैं, कंस्टिट्यूएंट को मतलब समझ लो सेल के कंपोनेंट जो हैं, कंस्टिट्यूएंट का मतलब ये समझ लो, वो भी साथ में डिवाइड होंगे, एंड टर्म एज सेल साइकिल। तो इस
सारी प्रोसेस को हम सेल साइकिल कहने वाले हैं, सेल साइकिल के नाम पे का इसे टर्म दिए हैं। एंड आल्दो दिस सेल ग्रोथ है इन टर्म ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो ये क्या है कि सेल की ग्रोथ हो रही है और ये साइटोप्लाज्म के टर्म में भी मतलब ग्रोथ हो रही है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब हम सेल डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो आल्दो सेल ग्रोथ मतलब ये सेल ग्रोथ भी हो रही है, सेल डिवीज़न का मतलब सेल ग्रोथ भी हो रही है, और ये इन टर्म ऑफ द साइटोप्लाज्मिक, और इसका साइटोप्लाज्म ही इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए मतलब इसको एक टर्म में और डिफाइन कर सकते हैं, इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि ये इसकी साइज़ बढ़ रही है, तो मतलब ये सेल डिवाइड करने वाला है, मतलब ये डिवीज़न की एक प्रोसेस है। साइज़ बढ़ेगी तभी तो डिवाइड करेगा, उसमें सारी चीज़ें का डुप्लीकेशन होगा, उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो भी डबल हो रहा है। एंड इट कंस्टिट्यूट द प्रोसेस, और ये प्रोसेस होती है डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग दी वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। यहाँ पे बात कर रहा है कि ये जो हमारी प्रोसेस है सेल डिवीज़न की, इसमें क्या होने वाला है कि जो मान लीजिए जो हमारी ये प्रोसेस है सेल डिवीज़न की, उसकी बात हम कर रहे हैं, और उसमें ये कह रहा है कि इसमें डीएनए की सिंथेसिस होगी प्रॉपर, और प्रॉपर इसकी डीएनए की सिंथेसिस हो गई ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो डीएनए की हमारी सिंथेसिस होने वाली है वो एक स्टेज में होगी। जैसा कि मान लीजिए हमारे स्कूल में लंच का एक दोपहर का ही टाइम होता था, उसी हिसाब से लंच के टाइम दोपहर का होता था। तो मान लीजिए सेल का जो भी जो टाइमिंग है, मान लीजिए कि अगर हम हमारी जो स्टेज है जैसे ह्यूमन बीइंग है वो 16 ईयर के एज में क्या होता है उसका टीन एज होता है, तो टीन एज आने की मतलब एक परफेक्ट स्टेज है कि इतने ईयर में ये टीनेजर बन जाएगा। तो वही बात है कि सेल डिवीज़न की भी जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है वो भी प्रॉपर एक टाइमिंग में होती है, तो उसी की बात कर रहा है। एंड रिप्लिकेट्स क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। और हम बात करते हैं कि रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन जो है वो क्या है कि दो डॉटर न्यूक्लियाई में बटे जाएगा, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। और ये सेल डिवीज़न के टाइम पे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पूरी चलती है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो यस फेज में हमारा क्रोमोसोम रिप्लिकेट हुआ था वो क्या करेगा, दो डॉटर न्यूक्लियाई में बढ़ जाएगा यानी कि डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारा एक सेल हो गई, और सेल में क्या है कि ये यस फेज चल रहा था और इसमें हमारे डीएनए की कॉपी बन गई, जेनेटिक मटेरियल की जब हमारे कॉपी बन गई, दो कॉपी हो गई, तो ये क्या होगा, ये हमारा जो यस फेज होगा, तो ये यस फेज की सॉरी देखिए ये जो हमारी कॉपी बनी थी डीएनए की, एक कॉपी मतलब एक सेल में दो कॉपी बन गई थी, ये हमारा क्या होगा प्रॉपर ये भी दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। एक सेल के अंदर दो अगर देखिए एक सेल के अंदर अगर एक ही न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस इसको मान लीजिए लिया हमने, और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, और इसको जब हम एक सेल के अंदर जब दो न्यूक्लियस हो जाते हैं तो दो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लियाई कहने लगेंगे, इसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलने लगेंगे। तो ये चीज़ें कह रहा है कि मतलब ये भी एक इवेंट इसमें आता है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि ऐसे थर्ड से मार दिए डिवाइड हो गए। द इवेंट आर देमसेल्फ अंडर गो जेनेटिक कंट्रोल। ये इवेंट देखिए ये बात जो है हमारे याद रखने योग्य है कि ये जो है जेनेटिक कंट्रोल में होता है, इसे स्टार मार्क करके रख लीजिएगा अपने दिमाग में, जेनेटिक कंट्रोल में होता है। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल, देखिए सेल साइकिल की हम फेजेस की बात कर लेते हैं, और पहले तो हम इस स्ट्रक्चर से बात कर लेते हैं फेजेस कौन से होते हैं। देखिए ये हमारा बड़ा सा जो है एम फेज़ है, ये हमारा G1 फेज़ है, एस फेज़ है, और G2 फेज़ है। और जो G1 फेज़ है और G2 फेज़ है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है फूड सिंथेसिस होती है, फूड और कुछ टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं यहाँ पे। सिंथेसिस क्या मान लीजिए यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं। यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सारी प्रोसेस चलती रहेंगी और प्रोटीन सिंथेसिस होगी नॉर्मली। और बात कर लेते हैं यस फेज़। यस फेज़ में मेन इवेंट हमारा ये होने वाला है कि जो डीएनए है
उसकी हमारी कॉपी बनेगी। कॉपी बनने के बाद बल्कि ये सेपरेट नहीं होगा, लेकिन एक कॉपी इसकी बन जाएगी एस फेज़ में। तो हमारे मेनली कौन से इवेंट हो गए, एक जो हमारा एम फेज़ है, ये एम फेज़ तो मान लीजिए ये मेटाफेजिक फेज़ है। एक्चुअल सेल डिवीज़न हमारे एम फेज़ में ही होने वाला है। और ये जो तीनों खिलाड़ी हैं हमारे G1 फेज़, G2 फेज़ और एस फेज़, इसमें क्या है कि सेल प्रॉपर ग्रो करेगी, तैयारी करेगी सेल डिवीज़न के लिए। इसे कहते हैं इंटरफेज़। इंटरफेस देखिए, हमने ऐसे तो देख ली है फिगर के माध्यम से, आइए हम पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखे हैं। एंड ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज़ इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। अगर हम एक टिपिकल यानी कि कोई रैंडम एक जो बॉडी में सोमैटिक सेल है उसको हम उठा लेते हैं, उठाने के बाद उसे हम कल्चर यानी कि लेबोरेटरी में रखते हैं। रखने के बाद जब वहाँ पे इसकी स्टडी करते हैं तो ये हमें पता लगता है दिस सेल इज़ डिवाइडेड वंस अप्रॉक्सीमेटली इन 24 आवर। और ये सेल्स क्या हैं कि अप्रॉक्सीमेटली डिवाइडेड हो रहे हैं 24 आवर्स में, मतलब इनका पूरा डिवीज़न हो रहा है। However, the duration of cell cycle can vary from organism to organism। और ये जो हमने सेल डिवीज़न का टाइमिंग देखा 24 आवर, ये क्या है अलग अलग ऑर्गेन्जल्स में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यीस्ट में देखते हैं कि 90 मिनट के करीब हो जाता है पूरा सेल डिवाइड होने में। यीस्ट में लगभग 90 मिनट का सेल साइकिल होता है, 90 मिनट लगते हैं। और वहीं पे हम जब ह्यूमन को देखते हैं तो इसमें 24 आवर लग रहे हैं। देखिए, हाउएवर द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि एक अलग सेल को देखते हैं तो उसमें हो सकता है कुछ कम टाइम में सेल डिवाइड हो जा रहा है, और एक अलग जगह की मतलब एक अलग ऑर्गन की सेल देख रहे हैं। जैसे एक लंग की सेल हमने देख लिया और एक देख लिया अपने न्यूरॉन तो डिवाइड नहीं करता, बेसिकली एक स्किन की सेल देख ली है, लंग्स की और स्किन की। तो दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, हो सकता है हमें टाइम का कुछ वेरिएशन दिख जाए। तो यही बात कर रहा है कि वो टाइप टू टाइप किस टाइप की सेल है, मतलब उसके टिश्यू का टाइप क्या है। इस अलग अलग टाइप की टिश्यू है तो इसका डिवीज़न का टाइम भी अलग अलग होगा। तो यही बात कर रहे हैं। एंड दिस सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे 2 फेजेस में डिवाइडेड होंगे। एक ये इंटरफेज हो गया, एक हमारा एम फेज हो गया। इंटरफेज हमारा कौन सा हो गया, इसमें G1 फेज़ हो जाएंगे, यस फेज़ हो जाएगा, और इसमें हमारा G2 फेज़ हो जाएगा। और माइटोसिस में क्या हो जाएगा, इसमें डिवीज़न होगी सेल की, डिवीज़न इसमें एक्चुअली हमारा सेल डिवाइड करेगा। एंड एम फेज़ की आइए हम बात कर लेते हैं। एम फेज़ में कह रहा है दी एम फेज़ रिप्रेजेंट्स द फेजेस व्हेन एक्चुअल सेल डिवीज़न और माइटोसिस अकर। इंटरफेज रिप्रेजेंट बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज़। तो एम फेज़ के बारे में इसका कहना है कि एम फेज़ 2 सक्सेसिव किसके बीच में होता है, 2 सक्सेसिव इंटरफेज के बीच में होता है एम फेज़। और एम फेज़ में जो है एक्चुअल सेल डिवाइड करता है। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है एक्चुअल, एम फेज रिप्रेजेंट एक्चुअल सेल डिवीज़न। जो है हमारा एम फेज जो है वो एक्चुअली हमारे सेल डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए एम फेज रिप्रेजेंट्स एक्चुअल सेल डिवीज़न, माइटोसिस और सेल डिवीज़न। तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है, यानी कि यहाँ पे सेल डिवीज़न ही इसका मतलब निकल रहा है माइटोसिस का। एंड दी इंटरफेज रिप्रेजेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव एम। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरफेस की। इंटरफेस कब हम देखते हैं, एक एम फेज़ ख़त्म हो गया जब उसके बीच में दूसरा एम फेज़ आएगा, मतलब सेल डिवाइड होने को जब आएगा, जब उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होने की प्रक्रिया चालू हो गई। तो डिवाइड होने के बाद जब नया सेल बना और उसमें जब नया मतलब डिवीज़न की प्रक्रिया होने वाली रहेगी, तो उसके बीच का जो उसका टाइमिंग मिला है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जो एम फेज़ एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म होने के बाद अगर मान लीजिए जब दोबारा एम फेज एक सेल में शुरू होने वाला है, यानी कि एम फेज लगने वाला है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो एम फेज जब लगने वाला है तो उसके बीच का जो टाइमिंग है ये वाला हमारा ये वाला हो गया, ये टाइमिंग जिसे हम कह रहे हैं, ये जो टाइमिंग है ये हमारा इंटरफेज हो जाएगा। ये हमारा इंटरफेज हो जाएगा। एंड द फेजेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। तो अब हम बात करते हैं 2 सक्सेसिव एम फेज की बात जब हम करते हैं इंटरफेजेस, जिस देखिए द इंटरफेजेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, ये हमने बात कर ली 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में हमारा इंटरफेज
होता है एंड इट सिग्निफिकेंस टू नोट इन द 20 नोट दैट एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इज़ नॉर्मल। देखिए अगर हम नॉर्मली बात करते हैं सेल साइकिल ह्यूमन की सेल साइकिल, तो देखिए ये कह रहा है सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर इज़ एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन सेल। देखिए ह्यूमन सेल के डिवीज़न की जो प्रोसेस है वो उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स हैं। ये इसका एवरेज ड्यूरेशन है, इससे थोड़ा वेरी भी कर सकता है, थोड़ा कम भी थोड़ा ज़्यादा भी। एंड सेल डिवीज़न लास्ट फॉर 1 आवर। देखिए ये क्या कह रहा है कि सेल डिवीज़न एक्चुअल में कब हमारा होता है, वो जो लास्ट के 24 घंटे में पूरा सेल डिवीज़न कंप्लीट होने वाला है, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटे में यहाँ पे 23 कर देंगे, तो ये इंटरफेस का टाइम हो गया। और ये हमारा कौन सा हो गया, जो यहाँ 1 आवर बचा है, तो 24 घंटे में से ये क्या हो गया, ये यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न हो रहा है, डिवीज़न यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक्चुअली सेल डिवाइड कर रहा है। ये बात कर रहा है कि लास्ट ओनली 1 आवर। देखिए सेल डिवीज़न की प्रक्रिया लास्ट के 1 घंटे में कंप्लीट होती है, ये कह रहा है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अगर हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंटरफेस हमारा लगभग ये 95% टाइम लेके जाता है, मतलब 95% मोर देन 95, मतलब 95% से भी ज़्यादा टाइम का हमारा क्या होता है, इंटरफेस होने वाला है, यानी कि ये होता है। एंड एम फेज, देखिए एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीज़न। देखिए एम फेज की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, जो न्यूक्लियर का डिवीज़न होता है, यानी कि न्यूक्लियस जब हमारा डिवाइड होता है, वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, करस्पॉन्ड टू दी सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि जब डॉटर क्रोमोसोम डिवाइड होता है, एम फेज न्यूक्लियर डिवीज़न के साथ स्टार्ट होगा, तो उसमें न्यूक्लियर डिवीज़न में क्या होगा कि उसके जो क्रोमोसोम होंगे वो डिवाइड होंगे, सेपरेट किस में होंगे, सेपरेट होंगे 2 डॉटर सेल्स में, मतलब देखिए करस्पॉन्ड टू सेपरेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, वो जो है डॉटर क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे डॉटर क्रोमोसोम में, ये ध्यान दीजिएगा। एंड कैरियोकाइनेसिस, जब हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं, तो देखिए पहले तो इसका मतलब हम जान लेते हैं, कैरियो का मतलब क्या होता है और काइनेसिस का मतलब क्या होता है। कैरियो मतलब होता है हमारा डिवीज़न, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया कैरियो का मतलब, और काइनेसिस का मतलब हमारा डिवीज़न हो गया, डिवीज़न हो गया। देखिए ये कैरियोकाइनेसिस का तो मतलब हो गया, यानी कि कैरियोकाइनेसिस जब स्टार्ट होती है तभी हमारा एम फेज लगता है। एम फेज यानी कि चंद्र ग्रहण मान लेते हैं। देखिए एम फेज लगने की प्रक्रिया कहाँ से हो रही है, हमारे न्यूक्लियर डिवीज़न से हो रही है, जब हमारे 2 डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट आउट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस चलती है। एंड यूजुअली एंड्स विद द साइटोप्लाज्म। जब देखिए जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इसके साथ हमारा एम फेज खत्म हो जाता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 नए सेल बन जाएंगे, यानी कि जो पुराना सेल था वो अस्तित्व में ना रह के वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, नए सेल में बढ़ जाएगा। जो हमारा ये पुराना बड़ा सा सेल था, ये हमारा 2 नए टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो इसके साथ हमारा एम फेज ख़त्म हो जाएगा जब ये 2 नए टुकड़ों में बढ़ जाएगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस इंड होता है, एम फेज इंड होता है हमारा साइटोकाइनेसिस के साथ, ये बात कर रहा है। देखिए इंटरफेज की बात कर लेते हैं। इंटरफेज थ्रो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को बात करते हैं तो ये रेस्टिंग फेज इसको कह देते हैं। एंड इस टाइम ड्यूरिंग विच सेल प्रिपेयरिंग फॉर डिवीज़न। देखिए और ये हमारा कौन सा समय होता है, ये हमारा वो वाला समय होता है जिस समय में हमारा सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को। और देखिए इंटरफेज को हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया है, इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 फेजेस, और ये हमारे 3 भाग में डिवाइड हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये पहला हमारा कौन सा हो गया, G1 फेज़ हो गया, दूसरा हमारा S फेज़ हो गया, और तीसरा हमारा G2 फेज़ हो गया। देखिए फर्दर 3 फेजेस हमारे यही हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी कि एक कॉपी में ये डबल कॉपी बन जाएगी, मतलब रहेंगे तो साथ में इंटरवाइंड ही रहेंगे। देखिए ये जो है एक कॉपी साथ में और बना लेगा, लेकिन ये रहेंगे साथ में ही, ये अलग होंगे आगे की फेजेस में।
एंड देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जीवन फेज। जीवन फेज की सी बात शुरू कर रहा है अपनी। जीवन फेज करस्पॉन्ड टू द जीवन फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। तो जीवन फेज हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस। माइटोसिस के बीच का जो गैप होता है हमारा, देखिए एम फेज का मतलब क्या है? माइटोसिस। ये माइटोसिस का फेज है एम फेज। और यहाँ पे जो इसको गैप मिल रहा है दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये सॉरी, ये हमारा एम फेज हो गया। यहाँ पे एम फेज इंड हो रहा है। उसके बाद जो हमारा यस फेज शुरू हो रहा है, यस फेज में जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है, यहाँ पे डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, तो यहाँ रिप्लिकेट करता है। और यहाँ पे एम फेज जब ख़त्म होता है, सेल डिवाइड हो जाती है प्रॉपर, और यहाँ पे डिवीज़न न्यूक्लियस में जो है हमारी सिंथेसिस होने से पहले, डीएनए की सिंथेसिस होने से पहले यहाँ पे एक टाइम जो आ रहा है, टाइम का गैप जो दिख रहा है, वो हमारा जीवन फेज है। तो ये बात कहने की कोशिश कर रही है लाइन। देखिए ड्यूरिंग जीवन फेज, और जीवन फेज की बात करते हैं, दिस सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डॉट नॉट रिप्लिकेट। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि ये जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं जीवन फेज के टाइम पे, जो हमारी सेल होंगी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी, बट ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करेंगी। इसका डीएनए जो है रिप्लिकेट नहीं करेगा। और जब रिप्लिकेशन शुरू हो जाएगी, मान लीजिए डीएनए तो जीवन फेज के टाइम पे नहीं रिप्लिकेट कर रहा है, लेकिन बाय द वे जब जहाँ से इसकी डीएनए की रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, वहीं से हमारा एक नया फेज भी स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं यस फेज और सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, सिंथेसिस, उसी सिंथेसिस से टर्म लिया गया यस फेज। तो यस फेज की बात कर लेते हैं। मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रिप्लिकेशन टेक प्लेस। और हम इसे कहाँ से देखते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए की रिप्लिकेशन जहाँ से टेक प्लेस होती है, जहाँ से होना शुरू होती है, वहीं से हम यस फेज का मापन करना शुरू करते हैं, यानी कि वहीं से देखना शुरू करते हैं, हाँ हमारा यस फेज शुरू हो चुका है। एंड ड्यूरिंग द टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। और इस टाइम पे क्या देखते हैं कि हमारा जो डीएनए का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डीएनए बात करते हैं, ये क्या हो रहा है? हमारा डबल हो रहा है, इस फेज में डबल हो रहा है। द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए डिनोटेड एज 2C इंक्रीजेस एज 4C। देखिए कि हम मान लीजिए एक बैग है, उस बैग में हमारी दो किताबें हैं, हम उठा के 4 किताबें भर ले रहे हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो डीएनए है हमारा, उसका अमाउंट जो है 2C, देखिए मतलब 2 किताबें थी पहले से, और उसकी उस बैग में हमारे 4 किताबें हो गई जादू मंत्र से। तो यही बात कर रहा है 2C से 4C हो रहा है, इसका अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है। कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है? ये हमारा सिंथेटिक फेज़, यानी कि जो हमारा यस फेज़ है उसमें इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये तो हमारे किसकी बात हो गई? ये हमारे बुक की बात हो गई, जो हमारे बैग में इंक्रीज़ हो रही है। और उसकी बात करते हैं, और देखिए ये बुक और बैग वाले कॉन्सेप्ट से आपको एक लाइन आगे की और समझ में आने वाली है, नहीं तो मैं ऐसे निकाल दूंगा तो आगे की लाइन समझ में नहीं आएगी। देखिए बात कर रहे हैं, हाउ एवर देयर इज़ नो इंक्रीज द क्रोमोसोम नंबर। देखिए यहाँ पे देखिए आगे की लाइन आ गई। अब ये देखिए इसका अमाउंट तो इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन इसका क्या है? क्रोमोसोम नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए ये जो हमने बैग की बात की, तो समझ लीजिए इसका बैग नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें किताबें तो बढ़ गई, मतलब इसमें जो कॉपी थी, मान लीजिए 2 कॉपी हमने मान के रखा था, 4 कर दिए हैं, लेकिन क्या है कि बैग की संख्या नहीं बढ़ी, कि बैग नहीं बढ़ा, बैग उतना ही है, उसी बैग में कंडेंस है चीज़ें। एंड इफ सेल इज़ डिप्लॉयड 2N ऑफ द क्रोमोसोम इन जीवन फेज। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि जीवन फेज में अगर हम सेल की प्लॉइडी की बात कर रहे हैं, तो डिप्लॉयड है यानी कि 2N है। और जब हम यस फेज के बाद की बात करते हैं, यानी कि G2 फेज में भी उतनी ही रहेगी। देखिए ये बात कर रहा है, इवन आफ्टर यस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम 2N। देखिए यस फेज के बाद कौन सा फेज आता है हमारा? यस फेज के बाद आएगा हमारा G2 फेज आएगा। तो यहाँ पे ये बात कर दे रहा है कि G2 फेज में भी अगर हम देखेंगे आफ्टर यस फेज, यानी कि G2 फेज की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। एग्जाम्पल लिए 2N देख रहे हैं, जो क्रोमोसोम है हमारा वो भी सेम रहने वाला है, मतलब क्रोमोसोम का जो प्लाइडी है वो भी 2N रहने वाली है, वो नहीं चेंज होने वाली है, हमारी क्रोमोसोम की प्लाइडी नहीं चेंज होगी।
बल्कि उसका जो अमाउंट ऑफ डीएनए है 2C से 4C हो जाएगा, बट इसकी प्लॉइडी 2N से 2N ही रहने वाली है, ये प्लॉइडी इसकी चेंज नहीं होने वाली है, ये बात हमारी कर रहे हैं। तो देखिए इसको देख लेते हैं। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द यस फेज डीएनए रिप्लिकेशन बिंग्स इन द न्यूक्लियस। देखिए जब हम बात करते हैं एनिमल्स की बात कर लेते हैं, ड्यूरिंग यस फेज, जब यस फेज हमारा लगता है, यस फेज के दौरान डीएनए रिप्लिकेट्स बिगिंस इन न्यूक्लियस, डीएनए की रिप्लिकेशन हमारी न्यूक्लियस में स्टार्ट हुई रहती हैं। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या चलता है, देखिए न्यूक्लियस में एक काम हो रहा है, हमारे डीएनए का न्यूक्लियस में एक काम हो रहा है कि वो अपने कॉपी को बढ़ा रहा है, यानी कि एक कॉपी थी मान लीजिए दूसरी कॉपी बना रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेल के अदर कंपोनेंट में क्या चल रहा है, ये चीज़ें तो न्यूक्लियस में चल रही हैं, लेकिन सेल मान लीजिए, सेल का ये मान लीजिए साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में क्या करामात चल रही है, क्या प्रक्रिया चल रही है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में मेनली एक कंपोनेंट सेंट्रियोल होता है, वो यहाँ पे डबल हो जाएगा, वो अपने आप को डबल कर लेगा। देखिए ये अपने आप को साइटोप्लाज्म में डबल कर रहा है, ये ध्यान देने की बात है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म, जो है सेंट्रियोल हमारा ये साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट्स होगा, यानी कि कॉपी बनाएगा। और बात करते हैं ड्यूरिंग दी G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस सेल ग्रोथ कंटिन्यू। यहाँ पे बात कर रहा है, अगर हम G2 फेज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है G2 फेज़ में, G2 फेज़ में हमारा मेनली होने वाला है प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। ये जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो मान लीजिए प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो ये सेल अपने आप को प्रिपेयर भी कर रही है माइटोसिस के लिए, यानी कि नेक्स्ट डिवीज़न के लिए प्रिपेयर हो रही है। सेल ग्रोथ कंटिन्यू, और इस टाइम पे क्या होगा, हमारी सेल की ग्रोथ ये भी कंटिन्यू रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे। सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीज़न। अगर हम देखिए एडल्ट एनिमल की बात करते हैं, तो एडल्ट एनिमल में क्या हो रहा है कि कुछ सेल जो हैं वो डिवीज़न नहीं शो करेंगी। जैसे ये हार्ट सेल हो गया हमारा, हार्ट सेल क्या होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तभी डिवाइड करता है, ऐसे वैसे नहीं डिवाइड करेगा कि मतलब डिवाइड किए जा रहा है, आपका दिल बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहे हैं, तो वैसा होता कुछ नहीं है कि हार्ट सेल एक टाइम बाद स्टॉप हो जाता है, वो अपनी डिवीज़न नहीं करता है, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। मेनी अदर सेल्स डिवाइडेड ओनली ओकेशनली। देखिए जब हम अदर सेल्स की बात कर लेते हैं, और भी हार्ट सेल के अलावा भी मतलब कुछ सेल्स हैं जो कि जब तक ज़रूरत बॉडी को नहीं पड़ती, ओकेशनली मतलब जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी डिवाइड करेगा। एंड नीडेड टू बी रिप्लेस सेल्स हैव बिन लॉस्ट और ऑफ इंजरी ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि जब सेल के पास क्या होगा कि सेल को रिप्लेस करना होगा, मान लीजिए सेल में इंजरी हो गई है, या मान लीजिए सेल डेथ हो गई है, उस टिश्यू को एक नए सेल की ज़रूरत है, तब जाके ये डिवाइड करेगा उस सेल को रिप्लेस करने के लिए, उस सेल को वर्क के रिप्लेस करने के लिए। मान लीजिए वो ख़त्म हो गया, वो उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जगह कोई नया सेल लेगा, तब जाके काम प्रॉपर होना शुरू होगा। तो उसी की बात कर रहा है, जब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक सेल डिवाइड नहीं होगी। एंड दीज सेल्स डू नॉट डिवाइडेड फर्दर जीवन फेज टू इंटर इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वेश्चन सेल, क्वेश्चन स्टेज। तो इन सेल की बात कर रहा है, ये तब तक नहीं डिवाइड करेंगे। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, दीज सेल्स डो नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन। देखिए बात ये कर रहा है कि ये सेल जो हैं इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, यानी कि जीवन से आउट हो जाते हैं, जीवन से आउट हो गए, यानी कि ग्रोथ, ये अपना काम मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट अपनी ज़्यादा प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, इनएक्टिव स्टेज में चले गए हैं। तो इस स्टेज में जाने के बाद ये एक ही काम नहीं करेंगे, क्या काम है इसका, ये डिवीज़न शो नहीं करेंगे, ये बात कर रहा है। ऑफ दिस सेल साइकिल, सेल साइकिल के क्वोशेंट स्टेज में डिवीज़न नहीं शो करेंगे। सेल इन द स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर पॉलीफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ बात कर रहा है कि अगर मतलब देखिए सेल जो है ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगा इस स्टेज में, क्वोशेंट स्टेज जो है इस स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा बट नो लॉन्गर पॉलीफरेट, लेकिन ये क्या करेगा, अपना डिवीज़न नहीं शो करेगा अनलेस मतलब जब तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ जाती है उस जंतु को या ऑर्गेनिजम्स को, तब तक ये नहीं डिवाइड करने वाला है, ये बात कर रहा है। एंड इन एनिमल्स मेटाबॉलिकली माइटोटिक डिवीज़न इज़ ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल।
तो बात कर रहा है कि अगर हम एनिमल्स में देखते हैं जो कि सोमैटिक एनिमल्स की बात कर रहा है, यानी कि सॉरी सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। सोमैटिक सेल्स जैसे हो गया हमारे की जो डिप्लॉइड सेल होंगे, जैसे स्किन की सेल हो गई, मसल्स की सेल हो गई, या मान लीजिए कि हेयर की सेल। तो अलग अलग टाइप की सेल्स जो हैं ये सोमैटिक सेल्स में काउंट कर होती हैं। तो इसमें ही माइटोटिक सेल जो देखिए एनिमल्स के केस में क्या कह रहा है कि सोमैटिक सेल्स, इनमें ही माइटोटिक डिवीज़न देखने को मिलता है। बल्कि जैसे देखिए डिप्लॉइड जो सेल्स हैं, डिप्लॉइड उन्हीं की बात कर रहा है, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल। और जो हेप्लाइड हैं तो उनमें जो है माइटोटिक डिवीज़न नहीं देखने को मिल रहा है, ये बात कर रहे हैं। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, हेप्लॉइड सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस, फॉर एग्जांपल मेल हनी बी। अगर हम मेल हनी बी की बात करते हैं तो इसमें हेप्लॉइड सेल भी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। देखिए फ्यू एक्सेप्शन, देखिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है हमारी, वेयर हेप्लॉइड सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हेप्लॉइड सेल ये माइटोसिस से डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेल हनी बी। और हाँ, यहाँ पे हम मेल हनी बी की बात करते हैं, ये क्या हो रहा है कि ये हेप्लॉइड सेल है और ये डिवाइड हो रहा है माइटोसिस से, ये मेल हनी बी में होता है। ये एक्सेप्शन के तौर पे याद रखिएगा, इसे आप कंठस्थ कर लीजिए, यानी कि एकदम गहरे तरीके वाली याददाश्त से याद कर लीजिए इसको। ओह माय गॉड। फ्यू एक्सेप्शन वेयर हेप्लॉइड सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस इज द मेल हनी बी। तो मेल हनी बी की बात हो गई हमारे। देखिए अगेंस्ट द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीज़न इन बोथ हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अच्छा, ये कह रहा है कि ये ह्यूमन के विपरीत है, मतलब जैसे ह्यूमन बोल रहे हैं, सॉरी, ये जो है एनिमल सेल के अगेंस्ट, मतलब इसके विपरीत दिशा में कुछ ऐसा कर रहा है कि जो एनिमल जो प्लांट सेल हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं, माइटोटिक डिवीज़न प्रॉपर शो कर रहे हैं अपना, मतलब डिवाइड करने पड़े हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो रही है। बोथ हेप्लॉइड सेल डिप्लॉइड सेल दोनों डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल हमें मिलने वाला है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स की, जब पढ़ेंगे ये चैप्टर 3 में दिया हुआ है। एंड आइडेंटिफाई द स्पीसीज एंड स्टेज ऑफ माइटोसिस सीन इन हेप्लॉइड। तो हम इसकी स्टेजेस देख लेंगे उस चैप्टर में, स्पीसीज की एंड हेप्लॉइड सेल में क्या हो रहा है। अगर कोई डाउट हो, देखिए ये हमारा आज का सेशन ख़त्म हुआ, तो आगे का नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं सॉल्व करके आपको ज़रूर बताऊंगा।